नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 भाग 5 तक पढ़ा। भाग 5 में आपको मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया गया, फिर आपको कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं के बारे में बताया गया यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया। अब हम भाग 6 के अंतर्गत उसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। साथ में हम प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 5 में क्वेश्चंस किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि तब कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि मेरुरज्जु के पृष्ठ मूल से कौन सी तंत्रिका तंतु निकलती है। तो मेरुरज्जु के पृष्ठ मूल यानी पीछे से कौन सी तंत्रिका तंतु निकलती है, संवेदी तंत्रिका तंतु निकलती है। साथ में फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि मेरुरज्जु के अग्रमूल से कौन सी तंत्रिका तंतु निकलती है। तो मेरुरज्जु के अग्रमूल से चालक या प्रेरक तंत्रिका तंतु निकलती है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, जिनके बारे में आपको बताया गया था कि इसमें 8 सर्वाइकल होता है, 12 थोरैसिक होता है और फिर 5 लंबर, 5 सैक्रम और 1 कॉक्सिजियल होता है। ठीक, अब हम आते हैं भाग 6 के टॉपिक पर, जो कि है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया को समझने से पहले हम कुछ और बातें पढ़ेंगे, जो कि है संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग क्या होता है। हमारे आसपास जो भी बदलाव आते हैं उनको हम अनुभव कैसे करते हैं। हमारे शरीर के समस्त भागों पर संवेदी अंग पाए जाते हैं। वो बाह्य वातावरण में परिवर्तन को अनुभव करते हैं। कैसे? संवेदी अंग बाह्य परिवर्तनों को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसकी सूचना वैद्युत रासायनिक तंत्रिका आवेग के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले यह सूचना मेरुरज्जु के पास आती है और फिर मेरुरज्जु से मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों को भेज दी जाती है और इस प्रकार से हम वातावरण में आए हुए बदलाव का अनुभव करते हैं। समझ में आया? हम क्या सूंघ रहे हैं, ठीक, क्या टेस्ट कर रहे हैं, इन सभी के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रिसेप्टर्स यानी ग्राही अंग पाए जाते हैं, जो इनका अनुभव हमारे मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। हमारी त्वचा, जैसा अभी ठंड हो रही है तो ठंड का अनुभव कैसे हो रहा है, हमारी त्वचा पर ग्राही अंग पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं। वे बाह्य वातावरण के परिवर्तनों को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसकी सूचना पहले मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क को भेजते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी परिवर्तन को अनुभव कर पाते हैं। ये तो नॉर्मल सिचुएशन होता है कि नॉर्मल चीज़ें हम अनुभव करते हैं। पहले ये सूचना स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में जाती है और मेरुरज्जु से मस्तिष्क में जाती है। लेकिन अगर हमें तत्काल कोई चीज़ ऐसा हो कि वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो और हमें तुरंत एक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ मस्तिष्क का काम नहीं होता। ध्यान से समझिएगा। अभी मान लो कि हमें कह सकते हैं कि हमें अपना हाथ मूव कराना है, ठीक है, या कोई चीज़ हमें उठाना है, तो यहाँ से हम अपने आप नहीं उठेगा हाथ जब तक हमारा मस्तिष्क इसको नहीं कहेगा। तो हमारा मस्तिष्क आदेश देता है तंत्रिका आवेग के रूप में हमारे हाथ को कि हाथ उस चीज़ को उठा ले। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अगर अभी यहीं पर किसी भी तरीके से अगर सांप ने मुझ पर ऐसे अटैक कर दिया, तो हम मस्तिष्क से नहीं पूछते कि हमें हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है। उसके अटैक करने से पहले ही हमारा हाथ हट जाता है। इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल सिचुएशन में जो भी काम हम करते हैं उन पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, लेकिन अगर तत्काल किसी एक्शन की जरूरत होती है तो वहाँ पर मस्तिष्क ना काम करके मेरुरज्जु उसे आदेश दे देती है। समझ में आया? जैसे हम जब किसी भी अत्यधिक गर्म चीज़ को छूते हैं या अत्यधिक ठंड चीज़ को छूते हैं तो वहाँ से तुरंत हाथ हटता है, उसमें हम आदेश नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता कि गर्म चीज़ छू लिए, गरम गरम लग रहा है, अब सोचे कि अब इसको हटा लें मस्तिष्क को आदेश देके, तो ऐसा नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कभी भी जीवन में, कभी ना कभी तो आप महसूस किए होंगे। आप कोई ज़बरदस्ती जाके छू ले, थोड़ी देर कह दे कि हम नहीं हटाएंगे, तो वो बात अलग होती है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो यही होता है कि अगर अत्यधिक गर्म चीज़ को छूते हैं तो तुरंत हाथ हटता है। इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। अत्यधिक ठंड चीज़ को छूते हैं तो तुरंत हाथ हटती है, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भयानक चीज़ को देखकर डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं तुरंत, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। सांप को देख के, जहरीली जानवर को देखकर हम जब डर जाते हैं या उससे हम कोई एक्शन लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और बगल से ही सांप गया तो हम कूद कर उधर भागेंगे, तो ये अचानक से कूदना भी क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। इस पर हम नहीं नियंत्रण करते। अब ये नहीं कहते कि हाथ ना हटे,
आप छुएंगे तो एक बार तो जरूर आप हटेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। नॉर्मल सिचुएशन में मस्तिष्क काम करता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में मस्तिष्क से आदेश नहीं लिया जाता, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो आदेश चला जाता है उस अंग को। यानी समझेंगे, अगर हम थोड़ी गर्म चीज़ है, थोड़ी गर्म चीज़, तो हम उसको छूते हैं। मान लीजिए कि आपको कप में चाय ना देकर गिलास में चाय दिया गया, तो थोड़ा गर्म है ना, थोड़ा गर्म, तो ठीक है हम छू लिए उसे। अब उसका एहसास हमारे मस्तिष्क को जा रहा है, मस्तिष्क को बताया जा रहा है कि वो चीज़ गर्म है, लेकिन इतनी भी गर्म नहीं है कि छुआ ना जा सके, तो ठीक है हम छूते हैं, उससे पी सकते हैं। लेकिन अगर चाय के साथ साथ वो गिलास भी बहुत ज़्यादा गर्म हो, गिलास को भी भट्टी पे रख के गर्म कर दिया गया हो और उसमें चाय गर्म रखी गई हो, यानी वो बहुत अत्यधिक गर्म हो, तब अगर हम छूते हैं तो मस्तिष्क आदेश नहीं देता, वो गर्म वस्तु छूते ही तुरंत हाथ हट जाता है। तो वहाँ पर मस्तिष्क संदेश नहीं देता कि हाथ हटना है कि नहीं, वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से ही वो प्रोसेस हो जाता है संकेत और तुरंत हाथ हट जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। यानी इसमें मस्तिष्क का रोल नहीं होता, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का रोल नहीं होता। जो सूचना का संसाधन होता है, प्रोसेसिंग होता है, वो किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। यानी इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? मेरुरज्जु होता है, मस्तिष्क नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यह हमारी त्वचा की एक भाग बनाया गया है, त्वचा का भाग। अगर इसमें हम कोई पिन चुभोते हैं, ठीक है, पिन, अगर हम इसमें कोई पिन चुभोते हैं तो पिन चुभोने पर जो रिसेप्टर्स हमारे स्किन में होती हैं, जो रिसेप्टर का मतलब होता है ग्राही अंग, अभी बताया जाएगा। ग्राही अंग क्या होते हैं? जो बाह्य वातावरण में परिवर्तन या बाह्य परिवर्तनों को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्रिका आवेग के रूप में मस्तिष्क को पहुंचाते हैं, ऐसे अंग को हम ग्राही अंग कहते हैं या रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में भी होते हैं, ठीक है, सब जगह पर पाए जाते हैं। अभी हम इसको मार रहे हैं तो ये जो सेंस कर रहा है कि यहाँ पर कोई चोट लग रही है, वो कौन सेंस कर रहा है? रिसेप्टर्स। इस बाह्य परिवर्तन को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके तंत्रिका आवेग के रूप में हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क में पहुंचाता है। लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है तो मस्तिष्क तक आवेग न जाकर स्पाइनल कॉर्ड से ही लौट आता है। देखिए, जब कोई पिन चुभोया जाता है तो इसका संदेश कौन लेकर जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। मैंने आपको बताया है संवेदी न्यूरॉन का कार्य क्या होता है। संवेदी न्यूरॉन का कार्य होता है उद्दीपन को ग्राही अंग से मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना, यानी मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचाना। हम कह सकते हैं सीधे संवेदी न्यूरॉन का कार्य होता है ग्राही अंग से उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना। और मैंने ये भी अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मेरुरज्जु के डॉर्सल रूट यानी पृष्ठ मूल पर कौन सी तंत्रिका तंतु आती है? तो सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं जो उद्दीपन को ग्राही अंग से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। अब ये जब पहुंचा, चूंकि पिन चुभोया गया है यानी तुरंत एक्शन की जरूरत है, रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत है, तो ये स्टिमुलस मस्तिष्क में ना जाकर स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या होता है? प्रोसेस्ड हो जाता है और इसका आदेश जाता है उस अंग के मसल्स पर। देखिए, यहाँ से वो आदेश लेकर कौन जाता है? मोटर न्यूरॉन यानी प्रेरक न्यूरॉन लेकर जाते हैं। इस आदेश को प्रेरक न्यूरॉन लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से उस अंग के मसल्स यानी पेशी में, और तुरंत क्या होता है? हाथ हट जाता है। आदेश क्या होता है? वहां से हाथ को हटा लिया जाए। ठीक, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो जरूरत होती है उसमें मस्तिष्क कार्य नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड ही उसका आदेश देती है कि तुरंत उस स्थान से उस अंग को हटा लिया जाए। ठीक, आपको ध्यान से समझना है स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन से भाग में क्या क्या चीजें होती हैं। ये सारी चीजें पहले भी बताई गई हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में दो रूट होते हैं, एक डॉर्सल रूट और दूसरा वेंट्रल रूट यानी पृष्ठ मूल और अग्र मूल। वेंट्रल का मतलब अग्र। और आपको ये भी बताया गया कि डॉर्सल रूट यानी पृष्ठ मूल पर हमेशा संवेदी न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं और अग्र मूल पर हमेशा प्रेरक न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। संवेदी न्यूरॉन उस अंग से उद्दीपन को ग्रहण करके स्पाइनल कॉर्ड को ले जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से वो प्रोसेस्ड होता है और प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा उस अंग पर आदेश को भेजा जाता है कि क्या करना है। यानी जब पिन चुभोया जाता है तो इस पिन चुभोने का एहसास जो होता है वो संवेदी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में आता है और स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि तुरंत हाथ को हटाओ। यानी यहाँ से एक मैसेज जाता है प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा उस पेशी के
उस अंग के पेशी में, मसल्स में, तो तुरंत हाथ वहां से हटा लिया जाता है। यही है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए, उद्दीपन का आना और रिफ्लेक्स एक्शन का बनना, इससे एक चाप बन जाता है। देखिए यहां से एक चाप बन गया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप, चाप जानते हैं ना, ऐसे लगाया जाता है जो चाप। तो यहां पर देखिए ये ऐसे चाप बना है ना, उद्दीपन का आना और प्रतिवर्ती क्रिया का होना क्या बनाता है, एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। इसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बस ये था आपका प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। आपको ध्यान ये रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन में मस्तिष्क संदेश नहीं देता। संदेश कौन देता है? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। बस आप इसके बारे में नोट करेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन लिखेंगे। जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म या ठंडा, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा भयानक जानवर के संपर्क में आता है तो उस अंग का अचानक हटा लिया जाने का अनुभव हर किसी ने किया है। लिखेंगे अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि अनैच्छिक क्रिया है। समझ रहे हैं? इसमें हमारी कोई ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता ये सब क्रियाएं। अगर हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो वह हमारी इच्छा नहीं पूछेगा कि हटाना है कि नहीं हटाना है, अनैच्छिक है, तुरंत हाथ हट जाता है। तो लिखेंगे अनुभव की संपूर्ण क्रिया अनैच्छिक क्रिया है जो परिधीय तंत्र की उद्दीपन के फलस्वरूप होती है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया पथ संवेदी न्यूरॉन या अभिवाही न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन को ही अभिवाही भी कहते हैं यानी एफरेंट न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन या अभिवाही न्यूरॉन तथा प्रेरक न्यूरॉन या अपवाही न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। लिखेंगे आगे अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंग से उद्दीपन को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को लाती है तथा वहां से उन संकेतों को प्रेरक न्यूरॉन्स उस अंग तक लेकर जाता है। इस प्रकार उद्दीपन और प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर एक प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क का निर्माण करते हैं। बस अब आप समझेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती क्रिया तो आपने समझ लिया कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है कि जब हम किसी तुरंत एक्शन की ज़रूरत होती है तो बिना मस्तिष्क के आदेश के ही वह कार्य हो जाता है। इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया यानी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। याद करिए प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो। पहला अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया मतलब ये जो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो जन्मजात होती है, वह वंशांगत भी होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होती है। यह उम्र के साथ कम नहीं होती, यह उम्र के साथ कम नहीं होती। साथ ही इसमें कोई ऐच्छिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें कोई ऐच्छिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। एग्जाम्पल, जंतुओं में मौसमी प्रजनन। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी वे एक अनुकूल समय आने पर ही प्रजनन करते हैं, ना तो उसके बाद करेंगे ना उससे पहले करेंगे। ठीक। दूसरा प्रवास, यानी अपने स्थान को छोड़कर
जब प्रतिकूल वातावरण हो जाता है तो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पर चली जाती हैं। जैसे साइबेरिया की जो पक्षियाँ होती हैं वो ठंड के समय में भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में चली आती हैं। साइबेरिया से उड़कर चली आती हैं भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। इसे हम कहते हैं प्रवास। वहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, बहुत अधिक ठंड हो जाती है साइबेरिया में। साइबेरिया हवा ही हमारे भारत को भी ठंडा कर देता है इस समय दिसंबर के महीने में, तो वहाँ से भी उड़कर यहाँ चली आती हैं, तो इसे कहते हैं प्रवास। तो प्रवास भी क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। यहाँ पर जन्मजात होता है, ये बदल नहीं सकता, उम्र के साथ साथ ये कम नहीं होता। उन्हें वहाँ से आना है तो आएंगे। मौसमी प्रजनन, ये कभी भी बदल नहीं सकता, मौसम उनके अनुकूल होगा तो ही वो प्रजनन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब इसमें और भी आता है, जैसे पक्षी द्वारा घोंसला बनाना। अब पक्षियों को पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग मिली रहती है, सोचने वाली बात है ना, कहाँ से ट्रेनिंग मिली होती है, तो वो अपना घोंसला बना ले जाती हैं। तो पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना भी क्या है, एक अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है जो बदल नहीं सकता। उन्हें जन्मजात उनके अंदर वो चीज़ें रहती हैं और वो वंशांगत भी होती रहती हैं। ठीक, अभी उनके बारे में हम बाद में बताते हैं दूसरा। अभी और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। आइए मनुष्य में देखते हैं, मनुष्य में कौन कौन से अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। तो अन्य उदाहरण में देखेंगे, आंसू निकलता है, इस पर हमारा नियंत्रण है नहीं, और जन्मजात होता है, सीखा नहीं जाता कि आंसू कैसे निकालना है ना। तो ये अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। अश्रु निकलना, अश्रु स्राव। दूसरा, पलक झपकना, पलकों का झपकना अपने आप बंद होता रहता है ना। तो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और ना जन्म के साथ ही कम होता है, तो ये अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है, पलक झपकना। नेक्स्ट, किसी गर्म वस्तु को छूते ही अंग का हटना, ठीक है, हाथ का हटना क्या कहलाता है, अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। और भी सारी चीजें हैं, जैसे खांसना, ये भी क्या है, अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। छींकना, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। ये सब जो प्रक्रियाएं आती हैं वो अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब आप देखिए, हम लोग सीखते हैं जब, तो सीखने के बाद उन चीज़ों पर हम नियंत्रण करें चाहे ना करें, वो खुद ब खुद वो चीज़ें होती रहती हैं। अभ्यास के माध्यम से हम चीज़ों को याद कर ले जाते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाना बचपन से नहीं जानते हैं, हम सीखते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते 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 एक ऐसा अभ्यास बन जाता है हमारे मस्तिष्क में कि हमें अगर तत्काल किसी चीज़ के लिए अगर कोई गाड़ी के सामने आ जाता है तो हमें ब्रेक लगाने के लिए मस्तिष्क को आदेश नहीं देना पड़ता, अपने आप हाथ लग लगता है ना, महसूस किया होगा। टाइपिंग करते हैं, ए कहाँ पर, बी कहाँ पर, सी कहाँ पर, ये हमें देखना नहीं पड़ता। सीखते सीखते अपने आप वो ऐसे बटन जब दबने लगता है और क्या होता है, आदत बन जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो कहलाती है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन अब इसमें आप अगर देखें तो ये जन्मजात नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अभ्यास व अधिगमन मतलब सीखना, अधिगमन से होता है, ठीक है। वंशांगत नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम गाड़ी चलाना सीख लिए हैं तो हमारा जो आने वाला संतान है वो भी ऑटोमेटिक गाड़ी चला लेगा, नहीं, वंशांगत नहीं होता, उसे भी सीखना पड़ता है, यानी ये वंशांगत नहीं होता। दूसरा, इसमें ऐच्छिक परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन उसके लिए भी अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे आपने देखा टाइपिंग करना,
साइकिल व गाड़ी चलाना, ठीक है, तैरना और गाना, नाचना, ये सब क्या है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। बस अब आप हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती प्रक्रिया के प्रकार और लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे आप प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया यानी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, और इसमें लिखेंगे ये प्राणियों में जन्म से ही पाई जाती है तथा वंशांगत होती है। इसके लिए अभ्यास या अभिगमन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर अभिगमन ही होगा, अधिगमन नहीं, अभिगमन की आवश्यकता नहीं होती। जंतु अपनी इच्छा से इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता तथा यह मृत्यु तक कम नहीं होती। लिखेंगे प्राणियों की प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति जैसे मौसमी प्रजनन, प्रवास या देशांतरण जिसे इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना आदि क्रियाएं अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होती हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे खांसना, छींकना, पलक झपकना, आशुस्राव, गर्म वस्तु पर हाथ रखते ही हाथ का पीछे हटना, उबासी यानी यॉनिंग आदि। उबासी का मतलब होता है ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो इसे कहते हैं उबासी यानी यॉनिंग। तो ये भी अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। लिखेंगे यह जन्म से नहीं होता, प्राणी इसे अधिगमन और अभ्यास से सीखता है। यह समय के साथ साथ कम होती रहती है। बार बार अभ्यास के कारण यह प्राणी का सहज व्यवहार यानी लर्नड बिहेवियर बन जाता है, जैसे नाचना, गाना, साइकिल व गाड़ी चलाना, टाइप करना आदि। बस ये था आपका प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। अब इससे पहले जो आपको समझाए थे हम उसको आपको लिखना है। संवेदी अभिग्रहण और संसाधन किसे कहते हैं या क्या है? तो हम जब कोई भी वातावरणीय बदलाव को अनुभव करते हैं उसी को हम कहते हैं संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी कोई कार्य नहीं है, फिगर आप बना लीजिएगा प्रतिवर्ती क्रिया के पास। नेक्स्ट आपका है हेडिंग संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन यानी सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। देखिए हम बाह्य वातावरण में बदलाव को कैसे महसूस करते हैं, बस इसी को समझना है। यही कहलाता है संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन। हमारे संवेदी अंग जो शरीर में पाए जाते हैं, संवेदी अंग वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर उन्हें संकेतों के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां उनका विश्लेषण और संचालन होता है। फिर वहां से वे मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भाग और केंद्र को भेज दिए जाते हैं, और इस प्रकार हम वातावरण के बदलाव को महसूस कर पाते हैं। यानी ठंड हो रहा है या गर्म हो रहा है, इसका एहसास हमें कैसे होता है? वातावरण में जो बदलाव आते हैं यानी ठंड हो रहा है, तो इसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स उस बदलाव को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को भेज देते हैं, और इस प्रकार से हमें अनुभव होता है कि वातावरण में क्या बदलाव हो रहा है। इसी को कहते हैं संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन। अब ये ग्राही अंग क्या होते हैं, संवेदी अंग क्या होते हैं कि जो वह वातावरण को महसूस कर लेते हैं, तो अभी उनके बारे में हम बताते हैं। फिलहाल आप लिख लीजिए संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन में लिखेंगे संवेदी अंग सभी प्रकार के वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर इनकी सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। इसके बाद संकेतों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों व केंद्रों को भेज दिया जाता है, और इस प्रकार हम वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। अब ये संवेदी अंग क्या होते हैं जिससे हम वातावरणीय बदलाव को महसूस कर पाते हैं? अगर हमारे आसपास कोई गंध है तो हम उसको महसूस कर पाते हैं। कैसे महसूस कर लेते हैं? हम कोई चीज़ खाते हैं तो उस खाने की चीज़ को हम टेस्ट कैसे करते हैं कि कैसा लग रहा है, खट्टा है, मीठा है या तीता है, जो भी है, तो ये कैसे महसूस करते हैं?
तो इसके लिए हमारे समस्त शरीर पर ग्राही अंग यानी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिन्हें हम 3 नामों से जानते हैं। या तो हम इन्हें ग्राही अंग कहेंगे यानी रिसेप्टर्स कहेंगे, या हम इसे संवेदी अंग कहेंगे यानी हम सेंसरी ऑर्गन्स कहेंगे, या हम इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं या सेंस ऑर्गन कहते हैं। 3 अंग कहते हैं। या तो हम इसे कहेंगे ग्राही अंग यानी रिसेप्टर्स, या इसे हम कहते हैं संवेदी अंग। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है। सेंसरी ऑर्गन, या हम इसे कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियां, इन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। ठीक, ज्ञानेंद्रियां कहिए, चाहे संवेदी अंग कहिए, चाहे ग्राही अंग कहिए, हमारे शरीर के समस्त भागों में ये फैले होते हैं। और जो भी बाह्य वातावरण परिवर्तन होता है उसको उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उसे तंत्रिका आवेग के रूप में परिवर्तन करके हमारे मस्तिष्क को भेज देते हैं। ठीक है, मतलब जंतुओं के शरीर में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो बाह्य परिवर्तनों को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके विद्युत रासायनिक तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। ऐसे अंग को ग्राही अंग या संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ठीक है, याद करिए, जंतुओं के शरीर में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो बाह्य वातावरण में बदलावों को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में, विद्युत रासायनिक तंत्रिका आवेगों के रूप में उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाते हैं। ऐसे अंगों को ग्राही अंग यानी रिसेप्टर्स या संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन कहते हैं। अब ग्राही अंग कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें स्थिति के आधार पर इसको विभाजित किया गया है और रचना के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थिति के आधार पर ग्राही अंग कितने प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर ग्राही अंग, इससे पहले आप ये लिख लीजिए कि अगले लाइन से, यहाँ तक आपने लिख लिया संवेदी अपग्रहण और संसाधन, फिर अगले लाइन से लिखेंगे कि जंतुओं के शरीर में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके इन्हें वैद्युत रासायनिक तंत्रिका आवेगों के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं। ऐसे अंगों को ग्राही अंग यानी रिसेप्टर्स या संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। अब अगली लाइन से आप लिखेंगे स्थिति के आधार पर ग्राही अंग, तो स्थिति के आधार पर ग्राही अंग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वायग्राही अंग, वायग्राही अंग यानी इसे कहते हैं एक्सटेरोसेप्टर्स। दूसरा अंतःग्राही अंग यानी एंटेरोसेप्टर्स, और तीसरा ग्राही अंग। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोप्रायोसेप्टर्स। वायग्राही अंग क्या होते हैं? तो ये वायु उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और शरीर की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे त्वक संवेदांग यानी क्यूटेनेसियस सेंस ऑर्गन जो कि त्वचा पर स्थित होती हैं, और विशिष्ट संवेदांग यानी स्पेशल रिसेप्टर्स जो कि हमारे नाक, कान और आँख पर स्थित होती हैं। ठीक है, यानी ये वायु उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं तथा शरीर के सतह पर पाए जाते हैं। जैसे पहला त्वक संवेदांग यानी क्यूटेनेसियस सेंस ऑर्गन, कहाँ पर स्थित होते हैं?
त्वचा में स्थित होते हैं। दूसरा, विशिष्ट संवेदांग जो स्थित होते हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन, ये स्थित होते हैं नाक, कान व आँख में। ठीक। अब आता है अंतःग्राही अंग यानी एंटेरोसेप्टर्स। तो इससे पता ही चल रहा है या अंदरूनी अंगों में ही पाया जाएगा? तो सही है, ये अंतरांग में स्थित होते हैं। ये अंतरांग में स्थित होते हैं, शरीर के अंदरूनी अंगों में स्थित होते हैं। इन्हें विसरल ग्राही अंग भी कहते हैं। इन्हें विसरल ग्राही अंग, विसरल सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, थकान, ताप आदि के संवेदांग, आदि के जो संवेदांग हमारे शरीर में होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? अंतःग्राही अंग यानी इंटेरोसेप्टर्स, जो हमारे शरीर में भूख, प्यास, थकान, ताप इन सभी के अनुभव कराते हैं। आता है नेक्स्ट स्वांतरग्राही अंग। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये शरीर के लिगामेंट, लिगामेंट जानते हैं ना? लिगामेंट मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट। कॉमा टेंडन, टेंडन मतलब हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला, हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। तो ये शरीर के लिगामेंट में पाया जाता है, टेंडन में पाया जाता है, ऐच्छिक पेशियों में पाया जाता है, ऐच्छिक पेशियों व कंकाल संधियों में पाया जाता है और वहाँ से उद्दीपन को ग्रहण करता है। बस ये था स्थिति के आधार पर ग्राही अंग के प्रकार, 3 प्रकार के। अब आते हैं रचना के आधार पर ग्राही अंग के प्रकार। तो इतना आप लिख लीजिए, याद करिए, और नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे रचना के आधार पर ग्राही अंग के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है रचना के आधार पर ग्राही अंग के प्रकार। तो यह भी रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला उपकला ग्राही अंग यानी एपिथेलियल रिसेप्टर्स। दूसरा तंत्रिका उपकला ग्राही अंग यानी न्यूरो एपिथेलियल सेंस या रिसेप्टर। तीसरा तंत्रिकीय ग्राही अंग यानी न्यूरल रिसेप्टर्स। सबसे पहला आता है उपकला ग्राही अंग। तो ये एपिथेलियम कोशिकाओं के रूपांतरण से बनी
ग्राही अंग हैं। जैसे कौन कौन से? प्रकाश, स्वाद एवं श्रवणग्राही अंग। श्रवणग्राही अंग मतलब ऐसे अंग जो प्रकाश को महसूस कराते हैं, स्वाद महसूस कराते हैं और श्रवण में अनुभव कराते हैं। तो ऐसे जो ग्राही अंग होते हैं वो एपिथेलियम कोशिकाओं के रूपांतरण से बने होते हैं, इसीलिए ऐसे ग्राही अंग को हम उपकला ग्राही अंग कहते हैं। तंत्रिका उपकला ग्राही अंग, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो ग्राही अंग जैसा कार्य करते हैं। ठीक है, ये रूपांतरित तंत्रिका कोशिकाएं, ऐसे लिखेंगे, ये रूपांतरित तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो ग्राही अंग जैसा कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है तंत्रिकीय ग्राही अंग। तो ये ऐसी तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं जो क्रैनियो स्पाइनल गैंग्लियन में स्थित होते हैं। गैंग्लियन में स्थित होते हैं। ठीक है, बस रट डालिए। अब ये तो हम आपको दिखाए नहीं कि क्रेनियो स्पाइनल में गैंग्लियन कहाँ पर होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इसको रट डालिए। तो इस रचना के आधार पर भी ग्राही अंग के प्रकार। अब हम कुछ ग्राही अंगों के बारे में आपको बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप भले इसका प्रकार ये सब अगर नहीं याद होता है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर है, अगर याद कर पाए तो याद कर लीजिए, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पूछे नहीं जाती है। लेकिन अब जो बताने वाले हैं कि ग्राही अंग के उदाहरण कुछ इंपॉर्टेंट, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट वगैरह में कि कौन सा ग्राही अंग क्या महसूस कराने के लिए होता है। आइए, कुछ ग्राही अंगों के उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के ग्राही अंग हैं। पहला मैकेनो रिसेप्टर। अब इसका कोई हिंदी नहीं है, हम हिंदी नहीं बता पाएंगे इसका, आप अगर चाहें तो ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो आपको इंग्लिश में ही याद करना होगा। मैकेनो रिसेप्टर्स। दूसरा फोटो रिसेप्टर, याद करिए। और तीसरा कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स। और चौथा थर्मो रिसेप्टर्स। तो इनके नाम से क्लियर तो हो रहा है कि किस लिए ये हैं, ये रिसेप्टर्स क्या कार्य करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं। प्रेशर रिसेप्टर्स आर नोन एज मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, प्रेशर रिसेप्टर्स यानी दाब का एहसास कराते हैं, दाब का अनुभव कराते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को हम छूते हैं उसका अनुभव मैकेनो रिसेप्टर्स कराते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दबाते हैं तो दाब का अनुभव कौन कराता है? मैकेनो रिसेप्टर्स कराते हैं। अब इसमें भी कई प्रकार के आते हैं। इसमें पहला टैंगो रिसेप्टर जो हमें टच का यानी छूने का एहसास दिलाते हैं। दूसरा फोनो रिसेप्टर जो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू साउंड यानी सुनने का एहसास दिलाते हैं। सी स्टैटो रिसेप्टर जो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शरीर के संतुलन और बैलेंस नियमन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डी एलजेसी रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं? तो ये हमें पेन का एहसास दिलाते हैं, दर्द का अनुभव कराते हैं।
और लास्ट है प्रोप्रायो रिसेप्टर्स। प्रोप्रायो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू पोजीशन, रिस्पॉन्ड टू पोजीशन एंड मूवमेंट। ठीक है, हमें पोजीशन और मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? लाइट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड, लाइट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स एंड हेल्प इन साइट, यानी देखने में हमें हेल्प करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, प्रकाश के को अनुभव कराते हैं और ये हमें देखने में सहायक होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स यानी केमिकल रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स आर नोन एज कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें टेस्ट का अनुभव कराते हैं, किसी केमिकल का स्वाद पता कराते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। इनमें दो आते हैं, एक हो गया गस्टैटो रिसेप्टर जो कि हमें टेस्ट का अनुभव कराते हैं। पूछा जाता है गस्टैटो रिसेप्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर टेस्ट, हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स। और दूसरा ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स यानी फॉर स्मेल, सूंघने में, सूंघने का एहसास जो दिलाते हैं वो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन्स में पाए जाते हैं, नाक के। थर्मो रिसेप्टर्स, तो थर्मो जब शब्द आ जाए तो आप जान लीजिए कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी टेम्परेचर रिसेप्टर्स, टेम्परेचर रिसेप्टर्स आर known as थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। अब इनमें दो आते हैं, एक आता है फ्रिजिडो रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कोल्ड, यानी ठंड का एहसास दिलाता है, फ्रिजिडो रिसेप्टर। और कैलो रिसेप्टर, कैलो रिसेप्टर हमें गर्म का एहसास दिलाता है, फॉर वार्म। ठीक है, बस ये कुछ महत्वपूर्ण रिसेप्टर्स हैं जिनके एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गस्टैटो रिसेप्टर्स, यह हमें टेस्ट का अनुभव कराता है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, यह हमें स्मेल या सूंघने में हेल्प करता है। फिर पूछा जाता है टैंगो रिसेप्टर के बारे में, जो कि हमें टच का एहसास दिलाता है, किसी भी छूने का एहसास दिलाता है। और इसमें पूछा जाता है, बस बाकी आपके यहाँ से पूछे जाते हैं केमो रिसेप्टर्स किसे कहते हैं, तो कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो हमें टेम्परेचर को अनुभव कराते हैं, फोटो रिसेप्टर्स लाइट रिसेप्टर्स को कहते हैं। बस आप ऐसे लिख डालिए। ठीक है, याद भी करेंगे कुछ ग्राही अंगों के उदाहरण में। पहला आप ऐसे याद करेंगे, 4 ग्राही अंग मुख्य रूप से। पहला मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में आप याद करेंगे कि प्रेशर रिसेप्टर्स आर नोन एज मैकेनो रिसेप्टर्स। दूसरा फोटो रिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर्स आर नोन एज फोटो रिसेप्टर्स। एंड तीसरा कीमो रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स आर नोन एज कीमो रिसेप्टर्स। और फिर चौथा याद करेंगे थर्मो रिसेप्टर्स, यानी टेम्परेचर रिसेप्टर्स आर नोन एज थर्मो रिसेप्टर्स। अब आप याद करेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स में कुछ एग्जांपल्स, जिसमें आप सबसे पहला याद करेंगे टैंगो रिसेप्टर, फिर दूसरा आप ऐसे याद करेंगे, पहले इनको याद कर लीजिए, टैंगो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, स्टैटो रिसेप्टर्स, एल्जेसी रिसेप्टर्स और प्रोप्रायो रिसेप्टर्स। इसमें आप याद करेंगे टैंगो रिसेप्टर्स फॉर टच एंड फोनो रिसेप्टर्स फॉर साउंड रिस्पॉन्ड एंड थर्ड स्टैटो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम and third algae receptor respond to pain and last one proprioceptors respond to position and movement. नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर्स में कोई एग्जांपल नहीं है। कीमो रिसेप्टर्स में दो आपको याद रखना है, गस्टैटो रिसेप्टर्स जो कि हमारे टेस्ट बर्ड्स में पाए जाते हैं, जीभ पर पाए जाते हैं, जो हमें टेस्ट का एहसास दिलाते हैं। और फिर आता है आपका ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो हमारी नाक में पाए जाते हैं, जो हमें सुगंध का एहसास दिलाते हैं, यानी फॉर स्मेल। लास्ट आता है थर्मो रिसेप्टर्स में फ्रिजिडो रिसेप्टर्स फॉर कोल्ड एंड कैलो रिसेप्टर्स फॉर वार्म। बस इतने आपके रिसेप्टर्स यानी ग्राही
अंग थे जिनके बारे में आपको बताया गया। कुछ एग्जाम्पल से आप इसे नोट कर लेंगे इस तरह से और याद कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो बस आज का टॉपिक बस इतना ही। आज के टॉपिक में आपने जाना प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, ग्राही अंग यानी रिसेप्टर्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र कौन सा अंग होता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है। तीसरा क्वेश्चन, गैस्ट्रेटोरिसेप्टर्स हमें किस चीज का अनुभव कराता है। चौथा क्वेश्चन, फोटोरिसेप्टर्स हमें किस चीज का अनुभव कराता है। और फिर पांचवा क्वेश्चन, ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स हमें किस चीज का अनुभव कराता है। लास्ट क्वेश्चन, टैंगो रिसेप्टर्स हमें किस चीज का अनुभव कराता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देना है। और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।